जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस आपके मुद्दों पर लड़ रही है और जो आपके मुद्दों पर लड़ रहा है फिर आपका भी फर्ज बनता है कि उसके साथ खड़े होइए। मुझे बताइए कि आप पर कोई एक एहसान करता है तो आप बदले में उस पर 10 एहसान करने वाले लोग हैं। आप एहसान फरामोश लोग नहीं है, मैं जानता हूं। आप इस बात पर ईमान रखने वाले लोग हैं कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो जब आपके मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है फिर ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े होइए। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई भाजपा और सपा की है, लेकिन नहीं। मीडिया के तमाम साथी बनारस आए और देखें, कांग्रेस की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ देखें और उसके बाद फिर कयास लगाएं। मैं यहां खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बनारस में लड़ाई सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए एक भी वोट आपको जाया नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि असेंबली साइकिल जा रही है, उन्हें बताइए कि साइकिल तब तक खड़ी भी नहीं हो सकती जब तक उसे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा। बनारस वालों, इस बड़ी लड़ाई में आपको कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। चारों गुजरात से हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अंबानी जी और अडानी जी की बात कर रहा हूं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। डीजल पेट्रोल 65 रुपए 58 रुपए से 100 के पास पहुंच गया और ये 7 मार्च को इलेक्शन हो जाने दीजिए। इंतजार में बैठे हैं मोदी जी। जैसे ही 7 मार्च को वोट डाल के आप लौटिएगा, देखिएगा कम से कम 10 रुपए महंगा करेंगे डीजल पेट्रोल, क्योंकि ये जो इनके चार्टर उड़ रहे हैं, जो इनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो इनके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, इसका खर्चा किससे निकालेंगे? हमारी आपकी जेब से ही लूटेंगे, क्योंकि इनका काम यही है। आपको याद होगा कि हमारी माओ ने, बहनों ने, आपने, हमने जो गुल्लकों में पैसे जोड़ के रखे थे, जो आटे के डिब्बे में पैसे छुपा के रखे थे, माओ ने पल्लुओं में बांध के जो पैसे रखे थे, एक दिन नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पर नमूदार हुए और नमूदार होकर के उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 का नोट बंद। याद है ना? वो भयानक दिन याद है? क्यों? वो पैसा आपसे बैंकों में क्यों जमा करवाया गया, कभी आपने सोचा? क्योंकि उस पैसे को अंबानी और अडानी को देना था, अपने उद्योगपति दोस्तों को देना था। आपकी जेबों से पैसे निकाल करके उद्योगपति दोस्तों में बांटे गए। ऐसे में मेरे भाई, आपका फर्ज बनता है कि भाजपा को उखाड़ फेंकिए। भाजपा जा रही है उत्तर प्रदेश से, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसकी आहट तो उसी दिन मिल गई थी जब योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां से टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा भाई लाओ अयोध्या से ही लड़ा दो, वहां से भी नहीं दिया। मोदी जी ने योगी जी से कह दिया कि ना अयोध्या ना मथुरा, गोरखपुर जाइए, जाना वहीं है, रहना वहीं है, तो वहीं से लड़िए और वहीं रहिए। भाजपा की सरकार जा रही है, लेकिन यहां मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाली कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मेरे भाई, ऐसे में आपको कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको शायरी भी सुनाऊंगा, नहीं आप भाषण तो सुबह से सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूं। पिछले कई महीनों से आप भाषण सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे शायरी की जबान में बात करूं। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और
चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के मंत्री जी, आप सब उनसे वाकिफ हैं। मैंने बड़ी तारीफें सुनी है उनकी, बहुत तारीफें सुनी है। इतनी तारीफें सुनी है कि जब मैं उनका नाम सुनता तो मुझे एक चुटकुला याद आता था कि एक हिंदुस्तान का नेता अमेरिका गया अपने एक नेता दोस्त के यहां, तो उसने जाके देखा कि बड़ा शानदार घर महल जैसा बना हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उसने अमेरिकी नेता दोस्त से कहा, ये बताओ ये सब कैसे बनवाया? तो अमेरिकी नेता ने हिंदुस्तानी नेता से कहा कि आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, टेरिस पर ले गया और ले जाके कहा, वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, हां देख रहा हूं। कहा, उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, हां देख रहा हूं। बोले, कुछ नहीं, बस उसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गया, बनारस का था। लौट करके आया और साल भर बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देखता है उससे भी बड़ा महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो उसने कहा, भाई एक ही साल में कायाकल्प हुआ कैसे? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, ले जाकर के कहा, वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे? बोले, हां देख रहा हूं। बोले, उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो बोला, भाई उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं है। तो बोला, बस उसी के 100% से बनवाया है। इस तरह से उनकी तारीफें मैंने सुनी है कि बनारस के विकास के नाम पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपना सर्वांगीण विकास कर लिया कि कई पीढ़ियां उस विकास के जादू और असर में डूबी रहेंगी। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ मुदिता जी ने हिम्मत दिखाई है लड़ने की, तो मैं हिम्मत की सराहना करता हूं मुदिता के। प्रियंका गांधी नारा दे रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो बेटियां आगे आ रही हैं, बहनें आगे आ रही हैं और लड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बना रही है जिसमें बेटियां और बहनें आगे आकर के अपने हक के लिए लड़ रही हैं। एक तरफ भाजपा ऐसा हिंदुस्तान बना रही है कि एक बेटी अगर हिजाब पहन के कॉलेज जा रही है तो सैकड़ों गुंडे उसे घेर करके नारा लगा रहे हैं। बनारस भी इस बात का गवाह है। भले ही हमारे उनके सियासी इख्तिलाफात हो, लेकिन अगर ममता बनर्जी जी इसी बनारस में आई तो उनको भी घेर करके गुंडे नारे लगा रहे थे। मैं मजम्मत करता हूं, बेटियों के खिलाफ खड़े हुए हर गुंडे की मजम्मत करता हूं। एक तरफ प्रियंका जी का नारा है जब बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लड़ रही हैं, और एक तरफ भाजपा के गुंडे नारे लगाते हैं बेटियों के खिलाफ। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। नेशनल इंटर कॉलेज के इस मैदान में मौजूद चारों तरफ जहां तक मेरी नजर जा रही है, लोग ही लोग हैं, अवाम ही अवाम है। मैं इस अवाम की मौजूदगी में आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस का साथ दीजिए, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत को, आईन को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। ये सच्चाई है। ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं स्टेट की, इनके विधायक हो सकता है थाने से आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दें, हो सकता है कि ट्रिपल सवारी जाने पर चालान होने से बचा लें, लेकिन मेरे भाई जो मंसूबा है इस सरकार का, जो इसके इरादे हैं, उन इरादों को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी रोक सकते हैं, प्रियंका गांधी रोक सकती हैं, और कोई नहीं रोक सकता। उनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। नौजवान साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, वो संविधान जो हमें आजादी देता है कुछ भी पहनने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी खाने की। वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद से लेकर के पंडित नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी तक के ख्वाब बुने गए हैं, लेकिन भाजपा उस संविधान को कमजोर कर रही है। वो संविधान जो ताकत देता है कि जितना नरेंद्र मोदी जी के वोट की अहमियत है उतना ही इमरान प्रतापगढ़ी के भी वोट की अहमियत है, जितना अमित शाह जी के वोट की अहमियत है उतना ही मुदिता कपूर के भी वोट की अहमियत है। वो संविधान जो ये ताकत देता है कि जितना मुकेश अंबानी जी के वोट की अहमियत है उतना ही फरहान आजमी के भी वोट की अहमियत है। मेरे भाई, ये उस संविधान को पामाल करना चाहते हैं। ऐसे में आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। बनारस वालों,
क्योंकि अगर आपने साथ नहीं दिया तो कांग्रेस कमजोर होगी, हम लोग कमजोर होंगे। 7 मार्च को मुदिता जी के लिए दिया गया एक वोट सिर्फ मुदिता कपूर को नहीं जाएगा, इमरान प्रतापगढ़ी को भी जाएगा, प्रियंका गांधी को भी जाएगा, राहुल गांधी को भी जाएगा। और अगर आपने हम लोगों के आने का भरम रखा तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि आपसे आज शायद पहली बार इस तरह रूबरू हुआ हूं। मैं सोचा करता था किसी मुशायरे में जाऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा, शायरी सुनाऊंगा, लेकिन आज आया तो सियासी मौके पे आपसे गुफ्तगू करने आया हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि बहन मुदिता जी को जिताइए, और अगर आपने इन्हें जिताया तो हमारा आपका एक ऐसा रिश्ता जुड़ेगा कि मैं मुसलसल आपके बीच में आता रहूंगा। मुझे हुक्म है कि मैं एक आध नज्म भी आपको सुनाऊं, क्योंकि आप बहुत सुकून से खड़े हैं और आपकी खामोशी बता रही है कि आप कुछ सुनने के मूड से खड़े हैं। तो मैं कोशिश करता हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया सा आपको सुना दूं। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। मेरी आंखों ने देखे हैं वो मंजर कि जब एक दिन में उत्तर प्रदेश में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया गया। बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, कानपुर, फिरोजाबाद लाशें बिछी थी। मैंने देखा है उस मंजर को, और उन लम्हों में भी अगर आपके साथ कोई खड़ा था तो राहुल गांधी खड़े थे, प्रियंका गांधी खड़ी थी, आपका इमरान प्रतापगढ़ी आपके साथ खड़ा था। मेरे भाई, मेरा जो आपका एक जज्बाती रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पर मैं आपको बनारस से खड़ा होकर के एक नज्म सुना रहा हूं कि रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। गांधी नेहरू जी के ख्वाब की और भगत के इनकलाब की, गांधी नेहरू जी के ख्वाब की और भगत के इनकलाब की, झूठी कसमें खा के बैठे हैं संविधान की किताब की। चल रही है झूठ की दुकान, रो रहा है आज संविधान। चल रही है झूठ की दुकान, रो रहा है आज संविधान। लोकतंत्र है लहूलुहान, रो रहा है आज संविधान। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मेरे भाई, मैं आया तो यहाँ पे तबीयत खराब थी, लेकिन आपकी जोश और आपकी जिंदा दिली ने थोड़ा थोड़ा बुखार उतार दिया है। इसी तरह अगर आप 7 मार्च को भाजपा का बुखार उतार देंगे तो फिर सब अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। बंद है पढ़ाई आजकल, खत्म है कमाई आजकल। बंद है पढ़ाई आजकल, खत्म है कमाई आजकल। अब दवा भी कर रखा रहे, इतनी है महंगाई आजकल। जगमगा रहे हैं अश्मशान, लोकतंत्र है लहूलुहान। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। अपने हक को पाने के लिए, अपने दाने दाने के लिए
अपने हक को पाने के लिए, अपने दाने दाने के लिए अर्थियां जली है 700 नींद से जगाने के लिए। मर मिटा है देश का किसान, लोकतंत्र है लहू लुहान। मर मिटा है देश का किसान, रो रहा है आज संविधान। और मैं बनारस पे खड़ा हूं, बनारस पे खड़े होकर के आखिरी मिसरे पढ़ता हूं कि लेके सब उधार खा गए, उनके दोस्त यार खा गए। उनके मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि लेके सब उधार खा गए, उनके दोस्त यार खा गए। भर लिया है मुट्ठियों में देश, सारे रोजगार खा गए। चीखता है आज नौजवान, रो रहा है आज संविधान। लोकतंत्र है लहू लुहान, रो रहा है आज संविधान। और जब संविधान रो रहा है तब मेरा मन करता है मैं पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं, चौकीदार का नाम आता है तो तुरंत आपको अपने सांसद जी याद आ जाते हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इधर जो लोग बैठे हैं बड़ा खामोश खामोश बैठे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लगना चाहिए कि मैं नेशनल इंटर कॉलेज में खड़ा हूं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी उस दिन पार्लियामेंट में बोले वो राहुल जी की तरफ इशारा करके कि बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कहता कि नरेंद्र मोदी जी जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बनारस वालों, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि सारा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर पेड़ के नीचे सो रहा है चादर ओढ़ के। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास जाके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के फकीर से कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा,
कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है जो लात मारता है? मेरे भाई मुझे बताओ, नोटबंदी की लात पड़ी आपको या नहीं पड़ी? यहां तमाम बुनकर साथी बैठे हैं, जीएसटी लगा करके, गब्बर सिंह टैक्स लगा करके आपके कारोबार को बर्बाद किया गया या नहीं किया गया? जीएसटी की लात मारी गई आपको या नहीं मारी गई? महंगाई ने नौजवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, माओ बहनों तक का जीना दूभर कर दिया है। सब्जियां महंगी हो गई, अनाज महंगे हो गए। बीच में तो टमाटर इतना महंगा हो गया था कि लग रहा था किडनी बेच के खाना पड़ेगा टमाटर। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उधर यूक्रेन में 20,000 नौजवान छात्र फंसे हुए हैं, इधर देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगने में बिजी हैं और उन्हीं छात्रों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, इस सरकार ने हर चीज को इवेंट बना के रख दिया है, लेकिन डरना नहीं है। डरने से काम नहीं चलेगा। बनारस वालों, मैं तो आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं कि आप उस आंधी में भी खड़े रहे, उस लहर में भी खड़े रहे, जिस लहर ने इस मुल्क को न जाने किस मकाम पे ला करके पहुंचा दिया। इसलिए मैं आपसे ऐलान कह रहा हूं कि जो डराने आए, तमाम कांग्रेस के सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं, जो डराने आए उससे कह देना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। बनारस वालों, आज सुन के मुझे बता दो कि हाँ, आप में वो ही जिंदा दिली है जिसके लिए आप जाने और पहचाने जाते हैं, जिस तेवर के लिए आप जाने जाते हैं। मैं शुरू करता हूं। एडवांस पेमेंट मत दीजिए, पढ़ने के बाद। मत समझना डराने से डर जाएंगे। एक शायर हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहा कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो,